अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे बात करनी है। बेसिकली हम इस पूरे टॉपिक में ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो इंडेक्स है वो होता क्या है, या फिर इसको इसको क्यों बनाया जाता है इंडेक्स, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, एंड थर्ड वन इज़ कि ये इंडेक्स बनाया कैसे जाता है। तो आज हम इसकी प्रिपरेशन पे बात भी करेंगे। So before moving towards the formal lecture, I would like to discuss how we can access the stock market index via website. तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया होगा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स की वेबसाइट पर जाके, बल्कि फर्स्ट लेक्चर पे इस पे बात हुई थी कि बेटा आप डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट देखा करें। फॉर इंस्टेंस मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम स्टॉक मार्केट की डेली रिपोर्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ओके, हम मूव करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। अच्छा, इस वेबसाइट पे मैंने आप लोगों से कहा था बेटा आप लोगों ने ना डेली बेसिस पे ये स्टॉक मार्केट को जो डेली डाउनलोड्स है वहाँ पे जाके अदर डाउनलोड्स में जाके और स्टॉक मार्केट रिपोर्ट देखनी करनी है बेटा। दिस इज़ अ वन पेज रिपोर्ट। एक पेज पे सारे दिन की समरी आपके पास आ जाती है। ये देखिएगा, डेली स्टॉक मार्केट रिपोर्ट 16 सितंबर, ये कल की समरी है। अच्छा, हम लोगों ने बस जनरल ट्रेंड देखना होता है। तो प्लस में जो है 148 टोटल जो थी 414 कंपनियों का स्टॉक ट्रेड हुआ कल। ठीक है, देयर आर मोर देन 500 लिस्टेड फर्म्स, इनमें से 414 का स्टॉक ट्रेड हुआ है। अच्छा, 16 ऐसी थी जिनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। जो प्लस में गई हैं दैट आर 148 कंपनीज और माइनस में है 250। तो यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि जनरली स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन था। जिनका स्टॉक जो है उनकी प्राइसेस गिरी हैं वो 250 कंपनीज थी, और जिन कंपनीज के स्टॉक की प्राइसेस बढ़ी हैं वो 148 कंपनीज थी। एक तो यहीं से पता चल जाता है। इसी तरह ये डिफरेंट इंडेक्स बने हुए हैं। तो KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, आज ये देखेंगे ये इंडेक्स बनता कैसे है। और नेट जो चेंज है -64 पॉइंट्स का है, या फिर अगर परसेंटेज में देखें तो -0.15% डिक्लाइन था कल की मार्केट में। तो ये इंडेक्स जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है। तो अगेन हम लोग बेटा आप यहाँ से डेट चेंज करके 16 की बजाय आप 15 की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने सर्च करना है, 15 का डेटा आ जाएगा, और अदर डाउनलोड्स में जाके आपने इस PDF फाइल को देखना है कि जो परसों की स्टेटस था वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगेन फिफ्टीन को सर्च किया। अच्छा जी, इसकी जो क्लोजिंग समरी है ये हम देखते हैं। नेट इज़ अ लिटिल बिट स्लो, इसलिए थोड़ा सा बेटा टाइम लग रहा है। अच्छा, ये जो है हम किसी भी डेट में जाके डेली समरी डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा ये आप लोग देखा करें डेली बेसिस पे कि स्टॉक मार्केट में जो है वो ट्रेंड क्या रहा आज के दिन। तो आप तो चले आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, लेकिन आपको जो इन्वेस्टर है वो बड़ा कंसर्न होता है। बेटा ये समरी थी 15 की, 15 सितंबर, आज से 2 दिन पहले की। और इसमें जो आपकी प्लस में फर्म्स थी उनका स्टॉक जो है वो 140 फर्म्स का स्टॉक की प्राइसेस में इंक्रीज आया है, और जो माइनस में फर्म्स थी दैट आर 281, और जिनके शेयर में कोई चेंज नहीं आया वो 17 थी। और टोटल जो है नेट चेंज -0.92 पॉइंट था। और देखिएगा कि 2 दिन से स्टॉक मार्केट में आप लोग डिक्लाइन देख रहे हैं। तो इसी तरह बेटा आप लोग किसी भी दिन की जाके समरी डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली अब आप इसको अपनी एक रूटीन का पार्ट बना लेंगे और इसको देखा करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इंडिकेटर सीरीज या इंडेक्स किसे कहते हैं, इसका मकसद क्या होता है।
बेटा एक मिनट के लिए आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन्वेस्टर्स इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट हैपन टू स्टॉक मार्केट। आपने फंड्स टाई अप किए हुए हैं, पैसा लगाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या था। अभी हम इस लेक्चर के स्टार्ट में देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड जो है वो कैसे देखा जा सकता है, डेली रिपोर्ट्स से कैसे पता चल सकता है। और हमने देखा कि आज से 2 दिन पहले की स्टॉक मार्केट में जनरली डिक्लाइन था। तो इस तरह से इंडेक्स ने हमें बताया कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या होता है। तो इंडेक्स इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि पता चल सके कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने किसी एक खास टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। तो वी कैन से दैट इट इज एन इंडेक्स दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड इन द मार्केट टुडे। ओके जी, ओके। तो अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस, भी इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कह सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, फर्स्ट वन इज़ फॉर कैलकुलेटिंग बेंचमार्क रिटर्न्स टू जज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। तो लेट सपोज मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं। ये 3 स्टॉक्स की मेरे पास जो है ना पोर्टफोलियो है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ये पोर्टफोलियो जो है या बंडल ऑफ स्टॉक्स है ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर आई हैव एन इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स। तो मुझे पता चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जा रही है। अगर मार्केट में चेंज आता है तो मेरे स्टॉक प्राइसेस के रिटर्न्स पे कितनी तब्दीली आ रही है। अगेन हम लोग बेंचमार्क जो है हमें चाहिए होता है, तो इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क के तौर पे सर्व करता है, और हम अपनी इंडिविजुअल स्टॉक को या पोर्टफोलियो को अपने जो है ना इसके साथ इंडेक्स के साथ रिलेट करते हैं, और अपनी पोर्टफोलियो या अपने इंडिविजुअल स्टॉक की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडेक्स्ड पोर्टफोलियो। बेटा ये इसको देख के, इंडेक्स को देख के स्टॉक मार्केट के, हम अपनी पोर्टफोलियो को रिवाइज कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 5 स्टॉक है और 4 उनमें से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो है वो मार्केट जो है वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको अपने अपने पोर्टफोलियो में से निकाल दूं और उसकी बजाय रिप्लेस कर लूं एक नए स्टॉक के साथ। तो ये मुझे कौन बता रहा होता है, मुझे गाइड कर रहा होता है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, कि भाई आपकी पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ है। तो हम इंडेक्स को देख के अपनी पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश करते हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका एक और फायदा हो सकता है फॉर एग्जामिनिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे असरअंदाज होते हैं। बेटा ये रिसर्चर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका अगर स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आ रहा है तो वो तमाम फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। बेसिकली ये फंडामेंटलिस्ट कर रहे होते हैं। 2 तरह के एनालिस्ट होते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में, एक टेक्निकल एनालिस्ट, सेकंड वन इज फंडामेंटल एनालिस्ट। अब इन दोनों में फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आई विश के आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल एग्जांपल, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल आप लोगों की लाइफ में से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। अच्छा, मैं अगर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके 8वें सेमेस्टर में, आप यू आर इन 7th सेमेस्टर, आपके इस सेमेस्टर के एंड पे जो फाइनल एग्जाम होगा इसमें किस तरह के मार्क्स आएंगे, अगर ये मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। इफ़ आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट तो मेरा कंसर्न आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से होगा कि अच्छा जी माजी में आपने कितने नंबर लिए हुए हैं। मैं आपसे 6 सेमेस्टर के मार्क्स पूछूंगा, 5वें के मार्क्स पूछूंगा। तो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली उनका कंसर्न पास्ट डेटा के साथ होता है, वो उनमें से ट्रेंड या पैटर्न निकालते हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो लॉजिकल रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। इसी एग्जांपल को देखें
कि अगर मैं बता रहा था कि आपके जो 8वें सेमेस्टर के या 7वें सेमेस्टर के एंड में जो मार्क्स हैं, अगर तो मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, वो बेस कर रहे हैं आपके पास्ट मार्क्स के ऊपर। लेकिन इफ़ आई एम ए फंडामेंटल एनालिस्ट, तो मैं रिलेशंस क्रिएट करूँगा कि आपके मार्क्स या आपकी परफॉर्मेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, मैं उनको स्टडी करूँगा। देखूँगा अच्छा भाई आपकी अटेंडेंस कैसी है, क्लास पार्टिसिपेशन कैसी है, और इसके अलावा आपका फोकस कितना है अपनी स्टडी के ऊपर, दिस एंड दैट। वो तमाम फैक्टर्स या आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल, तो ये सारी चीज़ें मुझे गाइड करेंगी कि मैं एक डिसीजन ले सकूं, आपको बता सकूं कि आपके आपके सेमेस्टर के एंड में मार्क्स कैसे होंगे। तो अगेन फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, दे आर मोर कंसर्न विद द रिलेशनशिप्स, लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। और जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो पास्ट डेटा पे रिलाई कर रहे होते हैं। इसी एग्जांपल को करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। लेट्स सपोज हमने डॉलर परचेज करना है, तो डॉलर जो है, अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं माजी की जो उसकी कीमतें हैं उस पर डिपेंड करके डिसीजन लूँगा। अच्छा पिछले 1-2 महीने से डॉलर की प्राइसेस क्या थी, तो वहाँ से अगर मैं ट्रेंड निकालूंगा और मैं डिसीजन ले लूँगा कि मुझे डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसी तरह अगर मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ पास्ट प्राइसेस पे रिलाई नहीं करूँगा, मैं वो तमाम फैक्टर्स जो डॉलर की प्राइसेस पे इफ़ेक्ट होते हैं या एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं, जिनमें से वो 4-5 हैं, इन लोगों का इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट कंट्रोल और लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ये तमाम चीज़ों को मैं स्टडी करूँगा ताकि मुझे पता चले कि कल को डॉलर जो है वो किस साइड पे मूव करेगा और आज मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। स्टॉक प्राइसेस की जो प्रिडिक्शन है उसके लिए भी दो तरह के लोग ही होते हैं, एक टेक्निकल एनालिस्ट है और दूसरा फंडामेंटलिस्ट। तो टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो पास्ट की प्राइसेस पे डिपेंड करेगा, तो बोलेगा अच्छा भाई मुझे माजी की इस शेयर की जो रिटर्न्स है वो दिखाओ कितने हैं, फिर मैंने डिसीजन लेना है। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस करेगा, उनमें से अपनी रेशो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस टूल्स लगाएगा, फिर डिसीजन लेगा कि इस कंपनी का शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का है और मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगेन वापस आते हैं, फॉर एग्जामिनिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट्स। तो ये जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, इससे हमें अगर आज स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन आया है जनरली मार्केट में, तो फिर हम बीइंग ए रिसर्चर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि चलिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ड्राइव किया है और जिसकी वजह से ये प्राइसेस नीचे गई हैं, तो उसमें हमें मदद मिलती है। अच्छा, फॉर टेक्निकल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की प्रिडिक्शन के लिए आपके पास पास्ट डेटा या पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए। इंडेक्स आपको बता देता है किसी भी डेट में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इंडेक्स की बेस पे अगर इंडेक्स नहीं होगा तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रिडिक्ट करना। अच्छा, टू कंप्यूट a security's systematic risk by examining its returns respond to changes in the market index। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक इंडेक्स की बात हो, सिस्टमेटिक रिस्क की बात हो रही है। तो बेटा सिस्टमेटिक रिस्क पे हमने लास्ट लेक्चर पे या इससे 1-2 लेक्चर पहले जो बात की थी कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। रिस्क जो है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटी रिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपकी ओवरऑल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू हैव टू फेस इट। ठीक है, अब ये जनरल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आप पूरी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन आगे रिस्क बढ़ सकता है, इसको कंट्रोल नहीं आप कर सकते। जनरली आप इंटरेस्ट रेट पे आपका कोई जो है वो
कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह सिस्टमैटिक रिस्क जो है, ओवरऑल मार्केट में जो वेरिएंस है उसको हम रिलेट करते हैं अपने इंडिविजुअल स्टॉक के वेरिएंस में, या हमने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें कितना वेरिएंस आ रहा है। अभी हम ये इसी लेक्चर के स्टार्ट में देख रहे थे कि वो जो इंडेक्स में तब्दीली आई है, चले हम दोबारा देख लेते हैं। इंडेक्स में जो चेंज आ रहा था, ये आप लोग देखिएगा, ये 15 तारीख को इंडेक्स में जो चेंज आ रहा था -0.936, या आप यहाँ से देख सकते हैं कल की डेट पे जो इंडेक्स में चेंज आ रहा था दैट वाज -0.15%। तो 0.15% डिक्लाइन आया है स्टॉक मार्केट में 16 सितंबर को। अब मैं अपने इंडिविजुअल स्टॉक या अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रिलेट करूंगा इसके साथ और मेजर करूंगा सिस्टमैटिक रिस्क को। अगर तो मेरा स्टॉक भी 0.15 या उससे कम तब्दील हुआ है तो डेफिनेटली मेरे बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, तो मेरा स्टॉक जो है या मेरी पोर्टफोलियो कम सेंसिटिव होगी। और अगर 16 को जो मार्केट में चेंज आया है -0.15 और मेरे स्टॉक में जो चेंज आया है या मेरे पोर्टफोलियो जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें जो तब्दीली आई है वो 0.25 या 0.20 आ गई है, इट मीन्स मेरा स्टॉक या मेरी पोर्टफोलियो रिस्कियर है, इसका बीटा 1 से ज़्यादा है। मार्केट में तब्दीली थोड़ी आ रही है, मेरे स्टॉक की प्राइसेस में तब्दीली ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स कि सेंसिटिव मेरा स्टॉक ज़्यादा है या मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट को। मार्केट में तब्दीली जितनी आ रही है उससे ज़्यादा तब्दीली मेरे स्टॉक में आ रही है। तो अगेन हम लोग इंडेक्स को जो है इसकी मदद से सिस्टमैटिक रिस्क को भी मेजर करते हैं। तो वापिस आते हैं हम लोग। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। बेंचमार्क क्रिएट करने में इंडेक्स हेल्प करता है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स पोर्टफोलियो को डेवलप करने में, उसको रीस्ट्रक्चर करने में इंडेक्स हमें गाइड करता है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। और इसके अलावा वो तमाम फैक्टर्स जो स्टॉक मार्केट पे असरअंदाज होते हैं वो उसकी आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसकी बेस पे, और फंडामेंटल एनालिसिस जो है, और इसके अलावा हम सिस्टमेटिक रिस्क मेजर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क के ओवरऑल मार्केट में कितनी वेरिएशन आ रही है ये हमें इंडेक्स बता देता है। अपने स्टॉक प्राइस की वेरिएशन निकाल के हम रिलेट करते हैं और सिस्टमेटिक रिस्क मेजर कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ओके, अप टिल नाउ हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फैक्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मार्केट इंडेक्सेस। मार्केट इंडेक्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वन इज द सैंपल ऑफ फर्म्स टू इंक्लूड। भाई इंडेक्स में आप लोगों ने जिन फर्म्स को इंक्लूड करना है वो बड़ा ध्यान से करना है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में 35 सेक्टर्स हैं, 35 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है इन तमाम जो लिस्टेड फर्म्स हैं। मोर देन 500 फर्म्स आर लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जिसमें 35 जो है वो सेक्टर्स हैं। इन 35 सेक्टर्स को वो जो आपका KSE 100 इंडेक्स है उनमें तमाम सेक्टर से फर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने अपने सेक्टर्स को। आपने इंडेक्स बनाते हुए ये ख्याल करना है कि कोई भी ऐसा सेक्टर जो है वो आप स्किप ना कर दें, ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन, आपने रिप्रेजेंटेशन को भी तो इंश्योर करना है। तमाम सेक्टर्स में से एटलीस्ट एक एक फर्म आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है। ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आप कोई फर्म ना लो तो वो इंडेक्स जो है वो प्रॉपर तमाम स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करने से कासिर हो। तो अगेन
साइज या सैंपल सिलेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ तो आप बेहतर जानते हो, ये रिसर्च में भी सैंपल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, द सैंपल ऑफ फर्म्स टू इंक्लूड व्हाट इज़ द इंटेंडेड। बेटा अभी ये रिसेंटली मैंने एक मीटिंग अटेंड की है इसकी कोरोना की एज ए फोकल पर्सन, तो उसमें भी सैंपल की बात हो रही थी। सैंपल में मतलब कुछ स्टूडेंट्स के इसके टेस्ट लेने हैं, सैंपल कलेक्ट करना है इसके टेस्ट के लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में तमाम क्लासेस से इक्वली कुछ बच्चे उनको उनका सैंपल ड्रॉ करें। ऐसा ना हो कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूट से 10 बच्चों का सैंपल लेना है तो वो 10 के 10 एक ही क्लास से उठा ले, तो फिर बाकी क्लासेस से बच्चे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये सैंपल सिलेक्शन टेक्निक जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो सैंपल जो ड्रॉ किया जाता है वो आपको बेटर पता है कि उसको बड़ा इफेक्टिवली देखा जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट करे तमाम पॉपुलेशन को। तो आप स्टॉक मार्केट में जितनी भी फर्म्स लिस्टेड है उनमें से एक सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट तमाम सेक्टर्स में से एक एक फर्म ज़रूर आनी चाहिए उसमें, ताकि उस अपने अपने सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो 100 इंडेक्स है उसमें भी वो इंश्योर करता है कि तमाम 35 सेक्टर्स में से एटलीस्ट एक फर्म उसमें लाजमी मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, सैंपल के बाद नेक्स्ट वन इज वेटिंग सिस्टम फॉर सैंपल मेंबर्स। तो जब इंडेक्स बनाया जाता है तो वेट्स असाइन किए जाते हैं। अब वेट्स क्यों असाइन किए जाते हैं? इज इट लॉजिकल कि हम एक बड़ी फर्म है उसको उसको भी एक वेट दें, वन वैल्यू, और एक जो छोटी सी स्मॉलर फर्म है उसकी भी जो है ना सैंपल में एक ही वेट रखें? दिस विल नॉट बी जस्टिफाइबल। हमने अपने सैंपल में जो ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिनकी, या सिंपल वर्ड में जिनकी फ़िलहाल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है उनको ज़्यादा वेट देते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस है, जिनका साइज़ कम होता है उनको वेट कम दिया जाता है। तो वेट्स की बुनियाद पर भी इंडेक्स बनाया जाता है, तो ये बड़ा केयरफुली असाइन किए जाते हैं। तो ये वेट्स किस किस बेस पे असाइन किए जा सकते हैं? शुड द वेटिंग सिस्टम बी बेस्ड ऑन प्राइस, टोटल फॉर्म वैल्यू और इक्वली वेटेड? तो बाज़ औक़ात इंडेक्स बगैर वेट के भी बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली ये वेट की बेस पे बनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। अब इसके अंदर जो आपने इंडेक्स में फर्म्स ऐड कर ली हैं, वेट असाइन कर ली हैं, तो उसको कंप्यूट कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि इंडेक्स बेटा बनाया कैसे जाता है। अभी आगे जाके न्यूमेरिकल में इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो बेटा इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट में ये 4 वेज है, 4 तरीकों से बनाया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद है। नंबर 1, प्राइस वेटेड इंडेक्स या प्राइस वेटेड सीरीज। नंबर 2, वैल्यू वेटेड सीरीज। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। नंबर 3, इक्वल वेटेड सीरीज। तमाम फर्म्स को एक जैसा कंसिडर कर लें और उनका उनका एक इंडेक्स बना लें। और इसके बाद बेटा एक यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज अनवेटेड सीरीज या अनवेटेड इंडेक्स। तो अगेन इसको 3 में भी कहा जा सकता है, प्राइस वेटेड सीरीज है, वैल्यू वेटेड सीरीज है, इक्वल वेटेड या अनवेटेड। ठीक है, तो 3 तरह की इसकी जो है वो इसके जो इंडेक्स है वो बनाए जा सकते हैं। प्राइस वेटेड सीरीज, प्राइस वेटेड में आप मार्केट प्राइस जो है स्टॉक की उसकी बेस पे इंडेक्स बना लेते हो। आज हमने एक्सेल शीट की मदद से इंडेक्स बनाएंगे और देखेंगे कि इंडेक्स कैसे बनता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मौजूद है दैट इज द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। इसके अलावा वैल्यू वेटेड इंडेक्स आपका जो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, दैट इज अ वैल्यू वेटेड इंडेक्स। अब वैल्यू क्या है? प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? प्राइस इज अ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, उसकी बेस पे बना रहे हो, एंड वैल्यू इज अबाउट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आपका जो KSE 100 इंडेक्स है वो भी वैल्यू वेटेड इंडेक्स है,
मार्केट वैल्यू की बेस पे बनाया गया। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका वैल्यूएटेड इंडेक्स है, जो आप कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, वो भी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे बनाया गया है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। डेली जो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड आप लोग करते हैं, उसके अंदर भी इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो आप ये देखिएगा, अभी हमने ये डाउनलोड की थी, डेली स्टॉक मार्केट रिपोर्ट 16 सितंबर 2020। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो करंट और प्रीवियस मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की हुई है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? ये जितनी भी फर्म्स लिस्टेड हैं, उनका स्टॉक, उनकी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उन सारों को इकट्ठा कर ले तो ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है, दैट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसकी बेस पे इंडेक्स जो है कि ऐसी 100 या कोई भी इंडेक्स है अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज का, ये कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आज हम लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, ओके जी। अच्छा, अब हम जो है वो देखते हैं कि बात ये कर रहे थे कि प्राइस वेटेड इंडेक्स जो है, उसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल मौजूद है, दैट इज़ द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है। ये जो इंडस्ट्रियल एवरेज है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फिर इसके बाद वैल्यू वेटेड की बात करेंगे और अनवेटेड या इक्वल वेटेड सीरीज़ की बात करेंगे। फिर हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, दैट इज़ द बेस्ट नोन, ओल्डेस्ट, मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स और price weighted average of 30 large well-known industrial stocks, leaders in their industry and listed on New York Stock Exchange। तो इसके अंदर ये इंडेक्स जो है वो 30 कंपनियों की बेस पे बनाया गया है। बेटा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मौजूद है कि ये फर्म जो है ये कम है एज कम्पेयर टू द कंप्लीट सैंपल। मोर देन 3000 फर्म्स आर लिस्टेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें से ये सिर्फ 30 लेके इंडेक्स बनाया गया है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। अच्छा, द टोटल द करंट प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स एंड डिवाइड बाय अ डिवाइजर। ये इंडेक्स कैसे बनाया गया? इसको डिवाइजर से डिवाइड किया गया। अब डिवाइजर क्या था? ओरिजिनल डिवाइजर वाज 30। अब वो डिवाइजर क्यों चेंज किया जाता है और स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं, ये अभी आपको इसी लेक्चर के एंड में पता चलेगा, जब हम एक्सेल शीट यूज़ कर रहे होंगे और इंडेक्स बना रहे होंगे। अच्छा, क्रिटिसिज्म इसको बेटा देख लीजिएगा। अनवैल्यूएटेड इंडेक्स, वैल्यूएटेड इंडेक्स में बेटा क्या किया जाता है कि आप मार्केट वैल्यू, याद रखिएगा प्राइस और वैल्यू में फ़र्क होता है। प्राइस इज अबाउट अ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, वैल्यू मीन्स मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो इस बेस पे जनरली इंडेक्स भी बनाए जाते हैं और पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, अभी हमने बात की, वो भी इसी बेस पे बनाया गया है। अच्छा, इसका इसका एक एडवांटेज है, इसमें आपको डिवाइज़र को खुद से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। वैल्यूएटेड इंडेक्स, इसका ये फार्मूला है बेटा, सम ऑफ प्राइस और क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये करंट ईयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये बेस टाइम पीरियड की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसको बिगनिंग इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये इंडेक्स जो है आप बना सकते हैं। इसके बाद अनवेटेड इंडिकेटर सीरीज, अनवेटेड इंडिकेटर सीरीज, अनवेटेड में आप वेट्स असाइन नहीं करते। ऑल स्टॉक्स कैरी इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस और मार्केट वैल्यू। आप हर तरह के स्टॉक को, चाहे एक कंपनी है जिसकी कैपिटलाइजेशन या स्टॉक मार्केट की प्राइस बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ अगर देखें एक फर्म है वो जो उसका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला इंडेक्स जो है ये उन दोनों को इक्वल ट्रीट करेगा। कंस्ट्रक्टेड इन अ पैरेलल फैशन टू इंडिविजुअल्स हु सेलेक्ट स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट द सेम डॉलर अमाउंट इन ईच स्टॉक। ये इंडेक्स उन लोगों के लिए बेहतर है, वो लोग इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो अपनी अमाउंट को इक्वली स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 मिलियन है, तो मैंने इसके 2 मिलियन के 4 स्टॉक लिए हैं, तो तकरीबन 4-5 लाख रुपए मैंने हर एक पे इन्वेस्ट कर दिया है, और हर एक पे मेरी इक्वल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इंडेक्स भी इक्वल वेट पे बना हुआ है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए।
इस तरह की इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इस इंडेक्स के साथ रिलेट की जाती है, जहाँ पे तमाम स्टॉक्स में तकरीबन तकरीबन एक जैसा पैसा लगा होता है। तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम इंडिकेटर सीरीज, जिसमें 3 तरह के इंडेक्स होते हैं, मार्केट प्राइस वेटेड इंडेक्स, वैल्यू वेटेड इंडेक्स एंड अनवेटेड या जिसको इक्वल वेटेड इंडेक्स भी कहा जा सकता है। अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और इंडेक्स जो एक एग्जांपल सेट करके एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब होपफुली आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, जिसमें एक एक्सेल की शीट है। उस एक्सेल की शीट के ऊपर कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर देखा जा सकता है कि एक स्टॉक है, 3 स्टॉक लिए गए हैं, ए बी एंड सी। इन तीनों स्टॉक्स की कुछ मार्केट प्राइसेस गिवन है, 30, 20 एंड 10। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं, फर्जी वैल्यूज हैं। और वैसे तो अगर इंडेक्स बनाएं तो ये सारी स्टॉक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो मार्केट में लिस्टेड है, मोर देन 500। तो 500 स्टॉक्स तो लिखना यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, तो हमने एक लूज एग्जांपल लिया है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इंडेक्स कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और आपसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंशाल्लाह कैलकुलेट करवाऊंगा। लेकिन आप देख लें कि इसकी बेसिक्स क्या है। अच्छा, 3 तरह का स्टॉक है, ए बी एंड सी। एक की 30 रुपये प्राइस है, दूसरे की 20 है और तीसरे की 10 रुपये है। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में मार्केट प्राइस की बेस पे एवरेज या इंडेक्स बनाया जाता है। तो जैसे सिंपली एवरेज निकालते हैं, तो देखिएगा सम, इन तीनों को सम किया इज इक्वल टू सम। अच्छा, तो इनका अगर सम निकाल लिया जाए, एक मिनट बेटा। अच्छा, इनका अगर मैं सम निकालूं तीनों का, तो दैट विल बी 60। और 60 को डिवाइजर पे डिवाइड करें, लेट्स सपोज ये 3 है, 3 नंबर ऑफ स्टॉक है, 1 2 3, मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज, इसकी सिंपल एवरेज ले ली, दैट विल बी 20। अच्छा, 1 मिनट के लिए देखें, हम लोगों ने इस अवेलेबल स्टॉक्स की एवरेज निकाली और एक जो है ना इंडेक्स बना लिया, दैट इज 20। अब बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। बेसिकली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में चेंजेस आती हैं, इंडेक्स रिवाइज होता है। वो चेंजेस में हम बात करेंगे आज। अभी हम स्लाइड्स में देख रहे थे कि डिवाइजर को रिवाइज किया जाता है। वो डिवाइजर रिवाइज क्यों होता है? डिवाइजर रिवाइज होता है अगर स्पेसिफिकली स्टॉक स्प्लिट हो जाए। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट बेसिकली कंपनी की एक स्ट्रेटेजी होती है। वो अपने अपने शेयर की एक्सेस या मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको तोड़ देती है, प्राइस कम और नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पे मैं स्टॉक स्प्लिट करने लगूँ, एक 30 रुपए का स्टॉक था और मेरे पास एक शेयर था, बड़ी लूज एग्जांपल है बेटा, तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी 30 रुपये। अब कंपनी ने कहा कि आप जिसके पास एक शेयर है उसको 3 शेयर मिल जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट से बेटा याद रखिएगा, प्राइस कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 for 1 का मतलब ये है कि अब मेरा 30 रुपए का स्टॉक अब 10 रुपए का रह जाएगा, प्राइस गिर गई, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, अब मेरे पास एक की जगह 3 शेयर्स आ गए और टोटल इन्वेस्टमेंट बेटा मेरी 30 की 30 है। हुआ क्या, मेरा 30 रुपये 30 पे ही है, ये 40 पे नहीं चले गए। पहले मेरे पास एक शेयर था, अब मेरे पास 3 है। पहले मेरे शेयर की कीमत 30 थी, अब 10 हो गई है। तो ये स्टॉक स्प्लिट करने का मकसद ये होता है कि कंपनी अपने शेयर की मार्केटेबिलिटी बढ़ाना चाह रही होती है। पहले 30 का शेयर था, अब 10 का हो गया, अब ज़्यादातर लोगों की एक्सेस में आ गए। जो 30 का नहीं ले सकता था वो अब 10 रुपये का ले रहा है। बेटा मार्केट में बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ के शेयर बड़े महंगे होते हैं, अब कुछ कुछ 10-12 रुपये में, 50 रुपये में ट्रेड हो रहे होते हैं और कुछ के हज़ारों में होते हैं। चलिए मैं आपको नेस्ले कंपनी का शेयर दिखाता हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो थाउजेंड्स में है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं 15 सितंबर की समरी है और बेसिकली हम इस रिपोर्ट में जो हमने भी डाउनलोड की थी देखने के लिए आए हैं
कि स्टॉक प्राइसेस की जो है वो किस तरह की होती हैं कंपनीज की। ओपनिंग रेट्स हैं, ये देखिएगा ओपनिंग रेट्स, और ये डिफरेंट सेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक हेडिंग्स हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स आ गए। ओपनिंग रेट देखिएगा, ये 11 रुपये का कोई शेयर है, कोई 9 रुपये का है, कोई 11 का है। इसी तरह ये कोई 28 रुपये का शेयर है, किसी का 133 रुपये का शेयर है ट्रेड हो रहा है, किसी का 136 का है। इसी तरह से 200 रुपये का शेयर भी है। जुबली लाइफ जो है इसका 470 का शेयर है। नेस्ले कंपनी का शेयर देखने जा रहे हैं। जनरली कोई 900 का है, कोई 195 का है, कोई 300 का है। नेस्ले और यूनिलीवर इनके शेयर बहुत महंगे हैं। नेस्ले कंपनी, बेटा नेस्ले कंपनी का शेयर आपको मिलेगा 6000, इसका ओपनिंग रेट जो था 6898, तकरीबन 7000 रुपये का शेयर है, ठीक है। यहाँ से देख लें क्लोजिंग रेट्स 7000 रुपये का शेयर है। इसके साथ साथ आप यूनिलीवर को देखें तो यूनिलीवर का शेयर 13500 का है। तो ये जनरली इन्वेस्टर्स की रीच से बाहर होता है। तो अगर ये कंपनी इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ाना चाहे, समटाइम इनको ज़रूरत नहीं होती, तो इसको स्प्लिट कर सकती है। तो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकती है, और फिर इसकी मार्केट इसकी जो प्राइस गिर जाएगी और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक स्प्लिट जो किया जाता है उससे नंबर ऑफ शेयर तब्दील हो जाते हैं, जैसे 1 से 3 हो गए, और मार्केट प्राइस भी चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल मार्केट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टॉक स्प्लिट हुआ 3-3 for 1, जिसके पास एक शेयर था, कंपनी ने कहा जिसको 3 दे दी जाएगी। तो अगर एक कंपनी के स्टॉक को स्प्लिट करें तो 30 रुपये का शेयर अब 10 रुपये का रह जाएगा। अच्छा, तो ये ए कंपनी का शेयर जो पहले बिफोर स्प्लिट प्राइसेस थी 30, 20, 10, जो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है 30, 20 और 10, अब ये हो गई है। ए का स्प्लिट हुआ तो प्राइस 10 रुपये रह गई, और वो बी वही है 20 रुपये, और सी की भी 10 रुपये सेम प्राइस है। तो इसे होगा क्या, हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसकी जो एवरेज ये इसका इंडेक्स। तो हम लोगों ने बेसिकली इसका सम निकालना है इन तीनों वैल्यूज़ का, इज इक्वल टू सम, इन तीनों का सम बेटा निकाल लिया, 40 आ गया। डिवाइजर, लेट सपोज अभी मैं डिवाइजर को 3 ही रख रहा हूँ, जो 3 वैल्यूज है 1, 2, 3। आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 3, और ये आंसर आ गया 13.33 इंडेक्स वैल्यू। अब बिफोर स्प्लिट इंडेक्स वैल्यू 20 थी, ये आपके सामने है, एंड आफ्टर स्प्लिट आप लोग ये देख सकते हैं, बिफोर स्प्लिट वैल्यू थी 20 रुपये, और आफ्टर स्प्लिट जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, दैट इज अच्छा, बिफोर स्प्लिट थी 20 और आफ्टर स्प्लिट है 13.33। अच्छा, अगर आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट से हुआ क्या है, स्टॉक स्प्लिट से टोटल परफॉर्मेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी 30 रुपये शेयर प्राइस थी, एक जनरल एग्जांपल है, तो बाद में भी ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा इंडेक्स 20 रुपये से गिर के 13 रुपये पे आ गया, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जी परफॉर्मेंस गिर गई है। हालांकि हमने भी बात की है कि स्टॉक प्राइस के स्प्लिट करने से ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल आपकी शेयर की वैल्यू कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो फिर एक स्प्लिट, एक इवेंट अकर हुआ जिसने इंडेक्स को गिरा दिया, तो उसका मतलब है देयर इज अ बायसनेस बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट, प्राइस को तब्दील नहीं होना चाहिए था। तो फिर आप अपने डिवाइजर को एडजस्ट करते हो स्प्लिट की सूरत में। तो डिवाइजर एडजस्ट कैसे होगा देखिएगा, इसी को मैं सम ले रहा हूँ, दैट वाज 40 इज इक्वल टू सम, इन तीनों का सम लिया, 40 पे डिवाइड कर दिया।
अब मुझे डिवाइजर को तीन पे डिवाइज नहीं करना, क्योंकि डिवाइजर को एडजस्ट करना है ताकि बिफोर एंड आफ्टर इंडेक्स की जो वैल्यू 20 ही रहे। तो मैं इंडेक्स जो है इसको मैंने 20 ही रखना है बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट, तो मैं डिवाइजर निकाल लूँगा। डिवाइजर कैसे निकालेंगे? 40 को 20 पे डिवाइड कर दें तो डिवाइजर आ जाएगा। तो डिवाइजर आपका आ जाएगा 2। यहाँ से देखिएगा 40 आपका टोटल सम था, उसको डिवाइजर पे तकसीम करते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है। अब इंडेक्स की वैल्यू में पता है क्योंकि बिफोर भी 20 थी और आफ्टर भी 20 होनी चाहिए, तो हम डिवाइजर को हमें चाहिए, मैं डिवाइजर को एडजस्ट करना है, डिवाइजर की नई वैल्यू चाहिए, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो नया डिवाइजर आ जाएगा, दैट विल बी 2। तो डिवाइजर रिवाइज हो गया। इस तरह से हम तमाम स्टॉक्स की जब प्राइस वेटेड इंडेक्स निकाल रहे होते हैं तो तमाम स्टॉक्स की जो आप कह सकते हैं प्राइसेस हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं, मार्केट प्राइसेस, और फिर उसकी एक एवरेज लेते हैं, और उस एवरेज के साथ साथ अगर इस तरह के इवेंट्स अगर हो जाएं स्टॉक स्प्लिट्स जैसे, तो इन आपके डिवाइजर्स जो हैं वो रिवाइज होते हैं। अभी हम इसकी स्लाइड्स पे बात कर रहे थे, होपफुली यू हैव गॉट इट। अब आगे चलते हैं, ये प्राइस वेटेड की बात हो रही है बेटा। व्हाई वेट्स आर असाइंड, वेट्स क्यों असाइन किए जाते हैं? इसको समझने के लिए बेटा मैंने एक बड़ी जो है ना एक लूज एग्जांपल सेट की हुई है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, एक की प्राइस है 100, एक बी की प्राइस है 50, सी की प्राइस है 30। ये अभी हम प्राइस वेटेड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और वेट क्यों असाइन किए जाते हैं हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि वेट के हम एक लार्जर फर्म्स या बड़ी फर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं अपने इंडेक्स में, और छोटी फर्म्स की इंपॉर्टेंस कम क्यों होती है, वो देखते हैं। केस 1, 10% in a stock A, 10% change in the stock C, दोनों में 10% चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इज द सेम। स्टॉक ए जो है वो 100 रुपये का है, स्टॉक सी जो है वो 30 रुपये का है, दोनों में 10-10% तब्दीली करेंगे और देखेंगे ओवरऑल इंडेक्स पे, 2 दफ़ा इंडेक्स बनाएंगे, ओवरऑल इंडेक्स की सेहत पे कितना असर पड़ रहा है। पहले हम बिफोर द चेंज इंडेक्स की वैल्यू निकाल लें। ये बिफोर द चेंज वैल्यूज है 100, 50 एंड 30। इनका हम लोगों ने बेटा सम निकाल लिया। जब इसका हम सम निकालेंगे इज इक्वल टू सम, इन तीनों का हमने बेटा सम निकाल लिया। इसको डिवाइजर 3 वैल्यूज हैं, 3 पे डिवाइड किया, और आपकी जो एवरेज आ रही है दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 3, और आपकी वैल्यू आ रही है 60। इंडेक्स्ड वैल्यू जो आ रही है, जो एवरेज आ रही है दैट इज 60। अब केस नंबर 1, 10% चेंज इन स्टॉक ए, स्टॉक ए में 10% चेंज किया तो 10% इसको अब बढ़ा लें या कम कर लें? इसको 10% कम कर लेते हैं या 10% बढ़ा लेते हैं, जैसे भी है, बढ़ा के भी साबित हो जाएगा, कम करके भी साबित हो जाएगा। चले 10% बढ़ाते हैं, तो केस 1 में 100 का 10% जो है वो स्टॉक 110 रुपये पे चला जाएगा, बाकी बी स्टॉक 50 ही वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और सी में भी कोई चेंज नहीं है 30। अब हम एक नया इंडेक्स निकालेंगे, नई वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू तमाम स्टॉक की प्राइसेस लेनी, डिवाइजर वाज 3, कोई स्टॉक से स्प्लिट नहीं हुआ, इसलिए डिवाइजर को डिवाइड करने की ज़रूरत, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका स्टॉक जो है वो कितना चला गया, 60 से एवरेज चली गई है 63.33। अगर 10% चेंज आता है स्टॉक में तो पूरे इंडेक्स में कितनी तब्दीली आ रही है, इज इक्वल टू, आप चेंज निकाल लें, करंट फिगर
63.33 माइनस प्रीवियस फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस फिगर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो चेंज निकाला है बेटा 5.56% तब्दीली आई है। अगर आपके स्टॉक में एक लार्जर स्टॉक में जो ए था, ए की कीमत में तब्दीली आई 110, 10% चेंज आया। बड़े स्टॉक का 10% चेंज इंडेक्स में 5.5% तब्दीली लेके आ रहा है। अब देखते हैं एक छोटे स्टॉक का 10% चेंज कितनी तब्दीली लेके आएगा। तो अगेन अब इस वाले कॉलम को इग्नोर करें और केस नंबर 2 10% चेंज इन स्टॉक सी। अब ए की वैल्यू वही रहेगी 100। अब ये केस 1 को इग्नोर कर दें। केस 2 इज इक्वल टू आपकी ए स्टॉक की वैल्यू 100 है, बी की वही जैसे 50 थी, देयर इज नो चेंज। सी में एक तब्दीली है केस 2 में, दैट इज 10% चेंज इन स्टॉक सी। तो इसमें 10% तब्दीली लेके आए, बढ़ाया, तो 30 का 10% 3 होता है और अब ये 33 पे चली जाएगी प्राइस। अब केस A1 को आपने नहीं देखना। अब आपकी ये प्राइसेस बढ़ के टाइम पीरियड 1 से अब केस जो है ना 2 एक नई वैल्यूज आ गई है और सिर्फ इसमें हमने स्टॉक सी में 10% तब्दीली की है। केस 1 में स्टॉक ए में 10% तब्दीली की थी और केस 2 में हमने स्टॉक सी में चेंजेस किए हैं। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बेटा सम इसका निकाल लिया, डिवाइजर वाज 3, 3 वैल्यूज हैं। अब इसकी एवरेज निकाल ली 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गई 61। अब केस 1 को इग्नोर कीजिएगा। अब 60 से वैल्यू 61 आ गई है, परसेंटेज चेंज निकालें तो इज इक्वल टू करंट फिगर 61 माइनस प्रीवियस फिगर 60 डिवाइडेड बाय प्रीवियस फिगर 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि 60 से इंडेक्स 61 पे चला गया है, तो कितनी फीसद तब्दीली है 1.61। तो बेटा अब हमने स्टॉक चेंज किया था, 10% चेंजेस लेके आए थे सी स्टॉक में और उसका ओवरऑल इंडेक्स में जो इम्पैक्ट देखा है वो 1.67 है। इसका मतलब है साबित हो गया है कि अगर एक बड़े स्टॉक में 10% चेंज आता है तो इंडेक्स में ज़्यादा तब्दीली आती है 5.56, और अगर एक छोटे स्टॉक में 10% तब्दीली आती है, चेंज वाज सेम, 10% सेम था, लेकिन इंडेक्स में जो चेंज आया है दैट इज 1.67। तो ये आपका इंडेक्स जो है इसमें कम तब्दीली आ रही है। तो यहाँ से पता चला है कि किसी भी इंडेक्स में जो बड़ा स्टॉक है उसका इम्पोर्टेंस, उसका वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर स्टॉक। अब हम देखते हैं प्राइस वैल्यू वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड हमने कर लिया और वैल्यू वेटेड इंडेक्स देखने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, प्राइस वेटेड इंडेक्स में सॉरी वैल्यू वेटेड इंडेक्स में अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइस और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मार्केट वैल्यू निकाल दी जाती है। तो एक डेटा दिया गया है 31 दिसंबर 2011 को और एक डेटा दिया गया है 31 दिसंबर 2012 को। पहले हम एक मार्केट वैल्यू निकालेंगे एक टाइम पीरियड पे, दैट इज अ बेस टाइम पीरियड। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे किसी नेक्स्ट वन किसी और टाइम पीरियड पे जो इसमें एक साल का डिफरेंस है। ये एक दिन का भी बनाया जा सकता है, एक क्वार्टर का, मंथली भी, और किसी भी टाइम पे बनाया जा सकता है। हमें दो डिफरेंट प्राइसेस पे, दो डिफरेंट टाइम्स पे मार्केट वैल्यूज चाहिए। तो बेस जो है वो ये है, निकालते हैं जी। 3 स्टॉक हैं, ये प्राइसेस गिवन है, नंबर ऑफ शेयर गिवन है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टॉक। इसी तरह ये इन तीनों की वैल्यूज निकल आएगी और इन तीनों को हमने सम कर लिया। सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू सम, इन तीनों को हमने सम कर लिया। तो ये एक बेस टाइम पीरियड पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है, मार्केट वैल्यू आ गई। अब हम मार्केट वैल्यू किसी दूसरे टाइम पीरियड पे देखेंगे जो एक साल बाद हम रिलेट करेंगे
इसको इसके साथ पहले वाले मार्केट वैल्यू के साथ। तो इन तीनों को दोबारा से इनकी नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ और मार्केट प्राइस पर शेयर को मल्टीप्लाई करके आप एक नई मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, और इन तीनों की इसी तरह से निकाल के आप लोग इनका सम ले लेंगे। बेसिकली बेटा हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने 2 टाइम फ्रेम्स पे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल ली है तमाम स्टॉक्स की। यहाँ पे 3 है, वैसे स्टॉक मार्केट में जितना भी आप इंडेक्स बना रहे हैं उन सारे स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी पड़ती है या मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए हम 3 स्टॉक्स का इंडेक्स बना रहे हैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके। अच्छा, अब आप इन दोनों इंडेक्स में चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है, और आपने बस करना ये है कि एक इनिशियल वैल्यू सेट कर लेनी है। वो 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। दैट्स योर बेस वैल्यू या बिगिनिंग इंडेक्स वैल्यू। तो हमने 100 सेट कर ली। अब 100 से जितनी वैल्यूज ऊपर जाएगी हम कहेंगे जी हमारा इंडेक्स पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है, 100 से जितनी नीचे जाएगी इंडेक्स जो है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो देखते हैं इंडेक्स वैल्यू कैसे निकलेगी। फार्मूला आपके सामने है, ये करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइडेड बाय बेस ईयर कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू। तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास गिवन है, वो आ गई आपकी करंट जो है वो ये गिवन है वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे स्टॉक्स की आ गई, डिवाइड किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, क्योंकि आपने इनिशियल 100 वैल्यू चेक की थी। अब 100 आपका स्टैंडर्ड है, जब भी आपका इंडेक्स 100 से ऊपर जाएगा तो इट मीन्स आपकी मार्केट पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है, और जब भी 100 से नीचे आएगा इसका मतलब इसमें डिक्लाइन आ रहा है। अब आपका इंडेक्स जो है वो 100 से तब्दील होकर एक साल के बाद 121 पे आ गया, इसका मतलब है देख पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। तो इस वैल्यू से बढ़ने से कम होने से आप लोग भी इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। इनिशियली स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी ऐसे ही परफॉर्म कर रहा होता है। तमाम कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को किसी एक टाइम बेस ईयर को किसी नेक्स्ट टाइम पीरियड के साथ रिलेट किया जाता है, और उसके साथ साथ आप लोग जो है अपने इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज होता देखते हैं, और इसकी मदद से आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किस साइड पर जा रही है। तो बेटा दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, कि जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स को सिंपल वर्ड्स में बनाना सीखा। इसमें हम लोग प्राइस वेटेड इंडेक्स भी हमने देखा, प्राइस वेटेड में कोई नंबर ऑफ शेयर इंक्लूड नहीं होते, मार्केट प्राइस की बेस पर बनाया, डिवाइजर की बात की, स्टॉक स्प्लिट्स की बात की, डिवाइजर रिवाइज करना सीखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब मार्केट वैल्यू की बेस पे भी इंडेक्स बनाना देख लिया कि एक टाइम पीरियड पे बेस टाइम पीरियड पे मार्केट तमाम स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू, और फिर किसी एक दूसरे टाइम पीरियड पे मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, और उसको फिर हमने इनिशियल स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी होती है, दैट इज़ अ बिगिनिंग इंडेक्स वैल्यू। वो 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। तो फिर आपने उस वैल्यू से देखना है कि अब मेरा इंडेक्स कहाँ मूव कर रहा है। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, ठीक है, बढ़ने से आपका इंडेक्स की वैल्यू भी 100 से 121 पे चली गई है, इसमें 21 पॉइंट्स का इजाफा है, तो दैट्स अ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। तो बेटा होपफुली आपको कुछ समझ आई है। अब आपको इंशाल्लाह मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आप लोगों ने इसी तरह से स्टॉक मार्केट में एक 50 स्टॉक्स का, या मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूंगा 100 स्टॉक्स का इंडेक्स बनाना है, वो प्राइस वेटेड भी हो और उसके साथ साथ मार्केट वैल्यू या वैल्यू वेटेड इंडेक्स दोनों आपसे मैं कैलकुलेट इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो अब आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने ऑनलाइन मुझे जो है वो सेंड कर देने हैं, तो आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो देखिएगा जो भी प्रॉब्लम हुई आप शेयर कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा।